दोस्तों जरा इमेजिन करो कि आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके कई सालों की मेहनत और इंतजार के बाद एक घर बनाते हो और जैसे ही घर का उद्घाटन होता है अगले ही दिन कोई उसकी खिड़की पर पत्थर मार के उसे तोड़ देता है। मतलब कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा ना। कुछ ऐसा ही जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के साथ भी हुआ। मेरा मतलब है कि सोशल मीडिया पर तो यही खबरें चल रही है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप परमानेंटली डैमेज हो चुका है और इसकी कहानी का दी एंड हो चुका है। तो क्या ये बात सच है? अब जैसा कि आप जानते हो कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को बनाने के लिए वैज्ञानिक पिछले 30 सालों से मेहनत कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट करीब 1000 करोड़ अमेरिकन डॉलर्स आया है। अब वायरल न्यूज की माने तो इस टेलीस्कोप से एक मीटियोरॉइड टकरा गया है और उसके कारण ये परमानेंटली डैमेज हो गया है। यानी कि हाल ही में हमने इसकी खींची जो इमेजेस देखी थी वो इसकी आखिरी इमेजेस थी। रियलिटी में बताऊं तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। नासा के वैज्ञानिकों ने बताया है कि यस, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से एक पार्टिकल की टक्कर जरूर हुई है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इस टेलीस्कोप का अंत हो चुका है। दरअसल वो पार्टिकल एक माइक्रो मीटियोरॉइड था, यानी कि एक रेती के दाने से भी छोटे साइज का मीटियोरॉइड। ये माइक्रो मीटियोरॉइड टेलीस्कोप के 18 हेक्सागोनल गोल्ड प्लेटेड मिरर्स में से एक में से जा टकराया और इसने वहां एक छोटे से हिस्से पर एक परमानेंट डैमेज कर दिया है। लेकिन इससे टेलीस्कोप की वर्किंग और एफिशिएंसी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी कि जेम्स वेब हमारे लिए आने वाले दिनों में यूनिवर्स की और भी कमाल की फोटोज लाते रहने वाला है। वैसे मैं आपको यहाँ बता दूं कि हबल स्पेस टेलीस्कोप के ऑपोजिट जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पृथ्वी को ऑर्बिट नहीं करता, बल्कि ये पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट L2 पर रहते हुए सूरज को ऑर्बिट कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ दिलचस्प बात तो यह है कि हैलीज कॉमेट भी लगभग इसी जगह से निकलता है। तो क्या हैलीज कॉमेट हमारे इस टेलीस्कोप से टकरा सकता है? वैज्ञानिकों की माने तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, और ऐसा इसीलिए क्योंकि हैलीज कॉमेट साल 2061 में आने वाला है और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप तो तब तक डिसफंक्शन ही हो जाएगा। हालांकि वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि इस ऑर्बिट में मीटियोर स्ट्रीम्स होती रहती है जो फ्यूचर में इसे और भी ज्यादा डैमेज कर सकती है। वैसे जब बात डैमेज और डिस्ट्रक्शन की आती है तो इस मामले में चाइना का अपकमिंग टियांगोंग स्पेस स्टेशन भी काफी कंट्रोवर्सीज में आ रहा है। अब पिछले कुछ सालों से चाइना इस स्पेस स्टेशन के मॉड्यूल्स को स्पेस में भेज रहा है और इस काम के लिए लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि ये एक हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है जिसे कार्ट यानी कि चाइना अकेडमी ऑफ लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी ने डिजाइन किया है। अब ये रॉकेट हर बार स्पेस ऑर्बिट तक मॉड्यूल्स को पहुंचाने में कामयाब रहा है, पर इसकी रिटर्न फ्लाइट हमेशा डेंजरस साबित हुई है। दरअसल जब साल 2020 में ये पृथ्वी की सरफेस पर वापस लौट रहा था तो इसके कुछ डिब्रीज वेस्ट अफ्रीका के देश इवोरी कोस्ट के ऊपर गिरे थे और वहां की कुछ बिल्डिंग्स भी डैमेज हो गई थी। अब भाई उस बार तो अफ्रीकन नेशन होने की वजह से ये बच गए थे, पर हाल ही में एक बार फिर लॉन्ग मार्च व्हीकल 5B के साथ सेम क्रैश देखने को मिला। दरअसल 24 जुलाई को लॉन्च किया गया ये रॉकेट जब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ तो खबर थी कि इस बार ये क्रैश होकर भारत के ऊपर गिरने वाला है। अब चाइनीज स्पेस एजेंसी ने इसकी ट्रेजेक्टरी शेयर भी नहीं की थी और कोई नहीं जानता था कि ये एग्जैक्टली कहां पर गिरने वाला है। नाउ फॉर्चुनेटली 30 जुलाई को चाइनीज रॉकेट का डीब्रीज फिलीपींस के पलावन आइलैंड के पास इंडियन ओशन में गिरा और एक बड़ा डैमेज होने से बच गया। नासा ने बताया है कि इस रॉकेट का बूस्टर करीब 25 टन का था और इसका मोस्टली हिस्सा एटमॉस्फेरिक हीट के कारण पहले ही खत्म हो गया था। पर अगर ये किसी क्राउडेड एरिया में गिरता तो काफी तबाही मच सकती थी। वैसे आप क्या सोचते हो, अगर कहीं ये इंडिया में गिर जाता और हमें कुछ डैमेज हो जाता तो इंडिया और वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज चाइना के खिलाफ क्या एक्शन लेती? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब दोस्तों चाइना से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रशिया की। दोस्तों हाल ही में रॉसकॉस्मोस के हेड यूरी बोरिसोव ने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ एक मीटिंग की थी, जिसके बाद उन्होंने अनाउंस किया है कि रशिया साल 2025 में ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से विड्रॉ करने का विचार कर रहा है। रशिया ने कमिटमेंट की थी कि वो साल 2024 के अंत तक ISS का हिस्सा बना रहेगा और साल 2024 के अंत में ये कमिटमेंट एक्सपायर हो जाएगी। इसके बाद रशिया को फिर से विचार करना होगा कि वो ISS का हिस्सा बना रहना चाहता है या फिर नहीं।
अब साल 2021 में उस समय के रोसकॉस्मोस हेड दिमित्री रोगोजिन ने भी कुछ ऐसे ही बयान दिए थे और तब से ही रशिया ने स्पेस में खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च करने की तैयारियां भी शुरू कर दी है और इसका नाम रशियन ऑर्बिटल सर्विस स्टेशन होगा और ऐसा माना जा रहा है कि रशिया इसके लिए चाइना के साथ पार्टनरशिप भी कर सकता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को साल 1998 में अमेरिका, रशिया, कनाडा, यूरोप और जापान की स्पेस एजेंसीज ने मिलकर स्टैब्लिश किया था। इस स्पेस स्टेशन में मेनली अमेरिका और रशिया की ही पार्टनरशिप और कंट्रीब्यूशन है। ISS में 2 इंटरकनेक्टेड सेक्शंस है जिसमें से एक नासा का है और दूसरा रोसकॉस्मोस का है। अब नासा के सेक्शन में सोलर पैनल्स लगे हुए हैं जो ISS के टोटल एनर्जी कंजम्पशन का मोस्टली हिस्सा जनरेट कर देता है। पर रशिया वाला सेक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही ISS को मेन प्रोपल्सन प्रोवाइड करता है। रशियन सेक्शन ISS को हायर ऑर्बिट्स में जाने में हेल्प करता है जिससे कि ये पृथ्वी पर नहीं गिरता। अब अगर रशिया अचानक से मिशन से हाथ खींच लेती है तो बाकी के देश ISS को पृथ्वी पर गिरकर बर्बाद होने से शायद ही बचा पाए। पर सवाल उठता है कि रशिया आखिर ऐसा कर क्यों रहा है? तो दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर है रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहा वॉर, जिसमें अमेरिका समेत जापान और वेस्टर्न कंट्रीज खुलेआम यूक्रेन का ही सपोर्ट कर रही है। अब इन कंट्रीज ने रशिया पर हजारों सैंक्शंस लगा दिए हैं जिससे कि वहां की इकोनॉमी को तगड़ा इम्पैक्ट झेलना पड़ रहा है। रशिया समझ चुका है कि वेस्टर्न कंट्रीज कभी भी उनके हित के बारे में नहीं सोच सकती और बस यही वजह है कि रशिया भी अपने हाथ में जो है उसके थ्रू वेस्टर्न कंट्रीज को सबक सिखाना चाहती है। हालांकि आपको मैं यहाँ ये भी बता दूं कि नासा के अनुसार फिलहाल तक रशिया ने ऑफिशियली ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है। अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का तो कुछ नहीं कह सकते यार, आज ये देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं और क्या पता कल पुतिन और जो बाइडेन साथ बैठकर डिनर करते हुए नजर आ जाए। दोस्तों वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसी मिस्ट्री के बारे में बताने वाला हूं जिसने हाल ही में इंटरनेट पर काफी सुर्खियां बटोरी थी। दोस्तों अमेरिका की ओशियन एक्सप्लोरिंग एजेंसी नोवा ने अभी कुछ दिनों पहले समुद्र के तल पर कुछ स्ट्रेंज होल्स को डिस्कवर किया है। ये होल्स एक स्ट्रेट लाइन में काफी लंबी डिस्टेंस तक बने हुए हैं और इनकी बीच की डिस्टेंस भी ऑलमोस्ट इक्वल है। अब इन होल्स को नोवा के ओकियानोस एक्सप्लोरर वेसल्स ने खोजा है और इनकी लोकेशन है मिड अटलांटिक रिज। ये एरिया दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज द मिड ओशियन रिज का पार्ट है जो करीब 65,000 किलोमीटर में फैली हुई है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह हिमालय पृथ्वी के लैंड सरफेस पर मौजूद सबसे लंबी माउंटेन रेंज है, पर ओशियन के अंदर ये टाइटल मिड ओशियन रेंज को जाता है। अब जैसा कि आप जानते ही होंगे कि 80% से ज्यादा ओशियन को तो हम इंसानों ने आज तक एक्सप्लोर ही नहीं किया है और ये पार्ट भी उसी 80% ओशियन का ही हिस्सा है। अब वो जगह जहाँ ये होल्स मिले हैं वो समुद्र की सतह से करीब 2.6 किलोमीटर नीचे है। अब आपको बता दूं कि ऐसे एलियन होल्स वैज्ञानिकों ने पहली बार डिस्कवर नहीं किए हैं, बल्कि साल 2004 में जब यूएस नेशनल मरीन फिशरीज सर्विसेज के 2 मरीन साइंटिस्ट ने ओशियन में डाइव लगाई तब भी उन्हें ऐसे होल्स देखने को मिले थे। पर प्रॉब्लम यह है कि साल 2004 से अब साल 2022 आ चुका है और वैज्ञानिकों के पास इनका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद ये समुद्र में रहने वाले किसी जीव का काम होगा जो ऐसे होल्स को बनाकर उनमें रहता होगा। अब समुद्री जीवों के द्वारा सी फ्लोर पर होल्स को बनाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन आखिर कौन सा जीव है जो स्ट्रेट लाइन में इक्वल डिस्टेंस पर होल्स बनाएगा? सेकेंडली, वैज्ञानिकों को आज तक उस एरिया में कोई ऐसा जीव नहीं मिला है जो सी फ्लोर पर होल्स बनाने के लिए जाना जाता हो। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये इंसानों का काम भी हो सकता है। अब पृथ्वी के विशालकाय ओशियंस में हर बोट और शिप को ट्रेस कर पाना पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर खजाने की तलाश में आए हो और ओशियन फ्लोर के अंदर मौजूद गैसेस को रिलीज करने के लिए उन्होंने ये होल्स बनाए हो और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ पर बिलीव करने वाले लोग इन होल्स को एलियन से भी जोड़कर देख रहे हैं। अब यार, अगर एलियंस को हम इंसानों पर नजर रखनी है तो उन्हें पृथ्वी पर ओशियन से बेहतर छिपने की जगह कहीं नहीं मिलेगी और इसीलिए इन होल्स को एलियंस का कारनामा भी कहा जा रहा है। एट लास्ट कुछ लोग इन्हें स्टारफिश का काम मान रहे हैं। उनका कहना है कि शायद किसी बड़ी सी स्टारफिश ओशियन के फ्लोर पर कार्टव्हील करती हुई गुजर रही होगी और इसी के कारण ये होल्स बन गए होंगे। पर फिलहाल तक इनमें से कोई भी थियरी इन एलियन होल्स को क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आखिर इन होल्स के ओरिजिन के पीछे क्या कारण रहा होगा? हमें नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अब दोस्तों अगर आप नए हो इस चैनल पर इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल बटन दबाना ताकि आप देख सको हमारे वीडियोस सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।